राज्य के नगर विकास, आवास एवं कानून मंत्री नितिन नवीन को और उनसे खास बातचीत करेंगे न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा। परिचय तो आपका दे दिया पूजा ने, और स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। पूरे न्यूज 18 परिवार को भी धन्यवाद, खास करके आपको पटना आगमन के लिए। नवरात्रों के लिए आपको शुभकामनाएं। जरूर, नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही बिहार ही नहीं, बिहार का पर्व का समय शुरू हो जाता है और अभी से लेकर छठी मैया के पर्व तक पूरा बिहार पर्व के माहौल में रहेगा। नगर विकास मंत्री हैं तो क्या खुशखबरी है बिहार के लिए? नई चीज क्या सौगात देंगे? मेट्रो कब तक पूरा होगा? मेट्रो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है और हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय रहा है, माननीय सम्राट जी का, कि यथाशीघ्र हम जो प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोग मान रहे हैं उसको समय के पहले दे पाए। ऐसे इसका ड्यू डेट 26 है, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि 25 में हम इसको जनता के लिए प्रायोरिटी जो एरिया हमारा है उसमें कम से कम स्टार्ट कर पाए। तो अभी उसी दिशा में हम लोग लगे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उस दिशा में सफल होंगे। पटना से बाहर कहाँ कहाँ अब एजेंडा पे है? पटना के बाहर 4 शहरों को हम लोगों ने चुना है भाई, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा। इन 4 इलाकों को चुना है मेट्रो के लिए और उसके लिए हम लोगों ने राइट्स की टीम को दे भी दिया है सर्वे करने के लिए। और मुझे उम्मीद है जैसे ही सर्वे आएगा तो हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे ताकि पटना मेट्रो तो चल ही रहा है और उस पर स्पीड और बढ़े, साथ ही साथ बिहार का जो शहरीकरण बढ़ना है तो उसमें मेट्रो एक नया आयाम हो सकता है। और इसलिए हम लोगों ने पटना के अतिरिक्त भी 4 शहरों को चुनकर उस पर भी काम शुरू किया है। एक बड़ी बिहार को लेकर छवि बनती थी बाहर, बिहार में ऐसा हो नहीं सकता, वैसा नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्टर्स हावी है, सड़कें नहीं बन सकती, लेकिन फ्लाईओवर्स बन गए, अब मेट्रो बन रहा है। कितनी तेजी काम करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि नीतीश जी के राज में तो लोग बोलते हैं सुशासन है। देखिए, काम करना तो 2006 के बाद जो कार्य करने की संस्कृति नीतीश कुमार के आने के बाद आई, निश्चित रूप से उसका परिणाम तो बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में आपको देखने को मिला। कल तक जहां सड़कें चुनौती दिखती थी, आज सड़कें रफ्तार से गाड़ियां चल रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा था पहले 6 घंटे का, फिर 5 घंटे का, अब उस लक्ष्य के हिसाब से, समय के हिसाब से किलोमीटर को हम लोग कैलकुलेट करने में लगे हैं। और वो दिन दूर नहीं, जिस प्रकार से पटना के आउट स्टेज कंप्लीट हो रहे हैं, पटना डोभी कंप्लीट की स्थिति में, पटना बक्सर, पटना, इन सारे अलाइनमेंट के जो सड़कें तेजी से निकल रही हैं, तो आने वाले समय में अब हम लोग घंटों में बिहार की दूरी को नापेंगे। एयरपोर्ट को लेकर बड़ी चिंता होती है दुनिया भर में, देश भर में। एकमात्र राजधानी है जहाँ का एयरपोर्ट लगता है कि मतलब आज नवरात्रा के समय उसके लिए भी सुखद न्यूज आ चुका है। भारत सरकार ने 1400 करोड़ रुपया करीब बिहटा के लिए दिया है और साथ ही साथ पटना जो अपना एयरपोर्ट है इसके भी विस्तारीकरण का जो काम है वो भी अगले साल मई जून तक पूरा हो जाएगा। तो अपना पटना का भी जो एयरपोर्ट है वो भी एक भव्य एयरपोर्ट के रूप में दिखे और साथ ही साथ नए एयरपोर्ट की जो कल्पना बहुत बहुप्रतीक्षित थी वो भी आपको बिहटा वाला का शुरुआत हो गया है केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद। साथ ही साथ दरभंगा के एयरपोर्ट को बढ़ाने का भी विषय चल रहा है और कई और एयरपोर्ट जैसे पूर्णिया का, गया का, इसको कैसे और व्यवसायीकरण करके या कैसे अपने आम पब्लिक के लिए ट्रेवल्स के लिए भी कैसे लाया जाए, उस पर भी काम चल रहा है। तो बहुत जल्द पूर्णिया, भागलपुर और गया को हम और तेजी से जोड़ पाएंगे इसमें। नितिन जी, एक पटना कैपिटल है लेकिन एक हैप्पीजार्ड ग्रोथ बहुत दिखती है, सड़कों पे इंक्रोचमेंट्स, तमाम चीजें। नगर विकास मंत्री हैं आप, क्या सपना है? आप एज ए यंग बिहारी एक सुंदर पटना और सुंदर बिहार का सपना देखा होगा, मंत्री बन के वो सुंदर बिहार का सपना कैसे साकार कर रहे हो? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ से विधायक भी हूँ, तो यहाँ की समस्याओं को भी समझा है और आज मौका मिला है बिहार की जनता के आशीर्वाद से, तो निश्चित रूप से उस सपने को भी पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी शहर को अगर आप विकसित देखना चाहते हैं तो उसके विस्तारीकरण पर काम करना पड़ता है। हम कभी भी ये नहीं सोच सकते कि पटना के अंदर ही पटना बसाएंगे। आपने तो कई राज्यों को देखा है, अगर चांदनी चौक को हम कभी भी विकसित करते तो नहीं होता। चांदनी चौक को हमने व्यवस्थित किया
और नई दिल्ली को विकसित किया। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, चाहे हैदराबाद हो चाहे अन्य शहरों को आप ले सकते हैं। मैंने भी इसी कल्पना के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि पटना शहर हमारा व्यवस्थित हो जाए और नए पटना की विकसित के लिए हम लोग आगे बढ़े, और हम लोग उसमें बहुत तेजी से अभी आगे बढ़ भी रहे हैं। पटना शहर के ठीक बगल में हम लोग 3 सेंटर चुन रहे हैं, जिसको डिमार्केशन करके सैटेलाइट सिटी के रूप में, और बहुत तेजी से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि नए शहर को कुछ बसाने की कल्पना, ताकि जो आपको दिल्ली और बड़े शहरों में नए शहर का एक मॉडल टाउन कहीं दिखता है, तो पटना का भी एक विस्तारीकरण, नवा पटना, नया पटना आपको दिखेगा बहुत जल्द। तो ये कौन सी 3 दिशाएं हैं? बख्तियारपुर की तरफ की, संपत तक की, मसौड़ी की तरफ की, गया की तरफ? देखते पटना रिंग रोड का पूरा अलाइनमेंट पूरा हो चुका है, और हम लोगों ने इसलिए रिंग रोड को एक पैच माना है क्योंकि उसके आउटर और इनर साइड हम कनेक्टिविटी भी देते हैं। तो डेफिनेटली एक एरिया एम्स के आसपास का हमारा जो लोकेशंस होता है, एक बख्तियारपुर के पास का लोकेशंस है, और कुछ इलाके हम लोग अभी जो नया बस स्टैंड ला रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग उस लोकेशंस को लेकर, ताकि कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी चीज़ को आप बसाते हैं, जब तक उसकी नेटवर्किंग, उसकी बेसिक एमिनिटीज पे आप नहीं करेंगे तो वो फिर डेवलपमेंट वहाँ नहीं होता। और हम लोग तो इसमें काफ़ी टाउनशिप लाने में पूरा प्रयास है कि लैंड पुलिंग भी हो, और सेम टाइम में सैटेलाइट टाउन का जो कंसेप्ट होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स पूरी तरह से हम लोग डेवलप करके अधिक से अधिक अच्छे टाउनशिप लाए। और हम लोगों ने केवल पटना को ही नहीं इसमें कंसंट्रेट किया है, बिहार के 9 जो हमारे कमिश्नरी टाउन हैं, उन सभी जगह इस तरह के लैंड बैंक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। नितिन जी, पीएम मोदी ने एक सपना देखा था स्मार्ट सिटीज का, 2014 में आए थे, उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स इस बारे में दिए थे। क्या की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि बिहार में 44 योजनाएं थी, उसमें 29 फेल हो गई हैं। क्या सर पैसे खर्च हो गए हैं लेकिन काम नहीं हो पाया ठीक से? नहीं, मैंने स्मार्ट सिटी की रिव्यू किया है, और 4 शहरों को हम लोगों ने हमारे यहाँ चिन्हित हुए थे, उन 4 शहरों पे काम का जो योजना है, और केवल मुझे लगता है 8 योजनाएं हैं जो पेंडिंग में है, बाकी सभी योजनाएं कंप्लीट के स्टेज में है। कुछ योजना जो आईसी के तो इतना बढ़िया हुआ है, आज कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम आप पटना का, मुजफ्फरपुर का कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम देखेंगे, आज बड़े पैमाने पे ट्रैफिक का जो रेगुलेशंस है उसकी चेकिंग है वो आईसी के कंट्रोल एंड कमांड रूम से हमारे यहाँ पटना नगर निगम हो या मुजफ्फरपुर और भागलपुर से हो रहा है। तो आईसी के उस कंपोनेंट को यूज करके हम लोगों ने बहुत अच्छा उस पर किया, और आज आप जाके के स्मार्ट सिटी के वार रूम में देख सकते हैं सारी गाड़ियों का जो रेवेन्यू कलेक्शंस है, टैक्स मतलब फाइन चार्जेज है, वो आज के डेट में स्मार्ट सिटी के इसी कंपोनेंट को यूज करके हम लोगों ने किया है। नितिन जी, एक और चीज आती है, गंगा कहा जा रहा है पटना से थोड़ी दूर हो गई है, सारे ड्रेन्स जो है गंदे नाले गंगा में गिर रहे हैं, इसको सुधारने के लिए ताकि गंगा साफ रहे और आगे बढ़े। देखिए, ये बातें समय के पहले थी, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूँ। आज भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, चाहे वो बक्सर का कुछ पॉइंट हो, पटना का भी एक पॉइंट है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब से नमामि गंगे की योजनाओं को लाया, बड़े पैमाने पे जो गंगा का तट है उसको धीरे धीरे करके एसटीपी बनाकर और बाकी वाटर गंदा पानी डायरेक्ट गंगा में न जाए, इस पर काफ़ी काम हुआ है। और मुझे लगता है कि अगले 1 साल में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट कंप्लीशन तक, चाहे वो एक बक्सर का पॉइंट मुझे है और एक पटना में, बाकी भागलपुर में भी इस पे काम हुआ है। और मुझे लगता है कि नमामि गंगे से अब पटना को हम ही नहीं, अन्य शहरों को भी जो गंगा नदी में डायरेक्ट पानी जाता था उससे बचाने में हम लोग सफल हो जाएंगे। और गंगा धीरे धीरे उसके दूर जाने का कारण कई और है, लेकिन हाँ, गंदगी फैलेगी तो गंगा सिकुड़ेगी, इस नियति से पटना शहर के लोग को तो बहुत ज़्यादा इसमें जुड़ना है। तो हम लोगों ने उसके लिए कई ड्राइव भी लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार तो गंगा का पानी बाढ़ की कृपा से बहुत ज़्यादा पानी आया है, लेकिन आगे साल में भी पानी रहे, इसकी चिंता के लिए घाट का सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम लोगों ने उसको एक प्राथमिकता सूची में रखा है। घाट की सफाई हो रही है, गंगा की सफाई हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन एक चीज जो जिसको लेकर पूरे देश में चिंता थी, वो बिहार में क्राइम की सफाई कब होगी। बहुत लोगों को डर लगता था बिहार आने में। आपको लगता है अब देखिए, अब तो मैं तो ये मानता हूं कि बिहार में इन्वेस्टर डरते हैं आने से। नहीं, जिस प्रकार से बिहार में आप देखिए तेजी से लोग आ रहे हैं, आज बिल्डर्स के बड़े बड़े, आप सगुना मोड़ के तरफ ही चले जाइए, बाहर के लोग आके अब यहाँ काम करना चाह रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अगर मैं आज से 1.5 साल 2 साल पहले का देखूं तो करीब 2.5-3 लाख करोड़ के काम हो रहे थे। अब 2.5-3 लाख करोड़ के काम अगर किसी राज्य में हो रहे हैं तो कितनी बड़ी संख्या में बाहर की पार्टियां भी आई थी।
आज किसी को दिक्कत नहीं है, L&T काम कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बिहार को लोग बदलाव के उस नज़र से देखते हैं, लेकिन हमें गति और बढ़ानी है, ये एक अलग विषय है। लेकिन आज वो माहौल नहीं कि भय के वातावरण में हम आएंगे। एक समय था, अब लोगों को इससे पीड़ा हो जाती है, लेकिन एक समय था कि शाम में निकलना मुश्किल होता था। आज वो लोग घूम रहे हैं, उनको भी अच्छी सड़कें मिल रही हैं, उनको भी कहीं जाने में दिक्कत नहीं हो रही है। एक समय था जब अस्पताल में जाइएगा तो जानवर मिलते थे। आरजेडी तेजस्वी तो रोज गिनाते फिर रहे हैं अपने जन संवाद यात्रा में। मैं तो तेजस्वी यादव से कहा था कि कम से कम जिन सड़कों पे आप जा रहे हैं, एक बार याद करिए आपके पिताजी के समय वो सड़कें कैसी थी। जिन अस्पतालों को आप देखने जा रहे हैं, उन अस्पतालों की स्थिति क्या थी जब आज आप उस समय अस्पतालों में मरीज हैं, दवाई मिल रही है, आप गिना रहे हैं। मैं तो पूछता हूं कि पिछले 4-1.5 साल आप मंत्री रहे, पिछले कार्यकाल में एक बार भी किसी भी डिपार्टमेंट का समीक्षा बैठक किसी चैनल के माध्यम से भी दिखा हो तो बता दीजिए। तो जो व्यक्ति कभी भी किसी चीज की सूद भी नहीं लिया हो, अब राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं तो करने दीजिए। चुनाव आ रहा है, जनता के बीच में जा रहे हैं, चुनाव आ रहा है, उन लोगों ने तैयारी शुरू कर दी, यात्रा शुरू कर दी। आपकी पार्टी, आपका गठबंधन क्या तैयारी शुरू कर चुका है या देखिए, आप तो डिले चल रहा है? बीजेपी को जानते हैं, हमारे कार्यकर्ता तो 24 घंटे 7 काम में लगे रहते हैं, और चुनाव भी हमारे लिए बस जिस दिन आप घोषणा कीजिएगा उस दिन हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए नहीं काम करती। आज हम सदस्यता ही कर रहे हैं तो पूरे विश्व में कैसे भाजपा आगे बड़ी पार्टी दिखती है, इसके लिए सदस्यता में एक कार्यकर्ता लगता है, बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक लगते हैं। ये हमारी ख्याति है। और जहाँ तक बिहार की बात आपने कहा, तो तेजस्वी यादव जनता का विषय कब उठाए? संसद के पटल में 5 दिन का सत्र चला, एक दिन भी नजर आए न अदालत में। तो जनता का जो फोरम है, जहां जनता की आवाज को आप उठाते हैं, वहां से तो आप भागते नजर आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप केवल भ्रम फैलाने की स्थिति में हो। और मेरा ये मानना है कि वो आपका मकसद हो सकता है, हमारा मकसद काम करना है। और डेफिनेटली हम डेवलपमेंट की योजनाओं से बिहार को गति देना चाह रहे हैं, और बिहार के विकास को गति अगर मिलेगी तो निश्चित रूप से बिहार की जनता का भला। एक और बात आती है कि बीजेपी के पास वो बड़ा चेहरा है ही नहीं जो जिसको प्रोजेक्ट कर सके बीजेपी, कि बीजेपी को अगर ज्यादा सीटें भी आए तो बीजेपी वो बड़े चेहरे को नहीं ला पाती है। कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। देखिए, एक समय था हमारे बारे में, 2014 में भी इसी तरह का प्रयोग किया जाता था कि बीजेपी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है। आपको भी ध्यान में होगा 2014 के बाद की स्थितियां क्या बनी, पूरा दुनिया देखा है। जिस दिन भाजपा तय कर देती है कि ये कार्यकर्ता मेरा प्रमुख होगा, उस दिन अपने आप में वो नेता भी होता है और पार्टी का नेतृत्व करता भी होता है। नितिन जी, चौथी बार विधायक बने इस बार, और इस बार इतने ज्यादा वोट से जीत के आए कि उतनी पूरी लगता है पूरे इलाके का वोट ही आपको मिल गया है। मेरे ख्याल से 84-85 हजार वोटों से आप इस बार जीत के आए हैं, चौथी बार जीते हैं। 40,000 से वोट आया है, 86,000। और एक पुरानी बात याद आती है, आज से 20 साल पहले की एक त्रासदी हुई आपकी। आप, मुझे जहां तक याद आता है, उस समय इंग्लैंड पढ़ने जाने वाले थे और आपको अपना विदेश जाना छोड़कर यहाँ पर चुनाव में कूदना पड़ा था। क्या कभी दुख होता है इस बात का कि पढ़ाई छूट गई? क्या इस बात का दुख होता है कि काफी युवा अवस्था में काफी बड़ी जंग लड़नी पड़ी? देखिए, हर आदमी का अपने माइंड में कुछ डेस्टिनी तय रहता है और कुछ ऊपर वाले ने डेस्टिनी तय किया रहता है। मैं इस पॉलिटिकल नेचर का था नहीं, इसलिए अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखा था। कभी कल्पना में भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। मैंने अपने स्लैम बुक में भी लिखा था कि माई वर्स्ट डे इन माई लाइफ दैट आई विल बी इन पॉलिटिक्स। पर शायद पिताजी के मृत्यु के बाद लाइफ में ये टर्न मिला। लेकिन मेरा एक साथ में ये भी मानना है कि अगर कोई चीज़ें आपके सामने आती हैं, चाहे वो डेस्टिनी के रूप में आए, उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं पूरे मनोयोग से, तो फिर उसी में मुकाम बनाया जा सकता है। आपके पास कभी कभी जीवन में फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। आप कोई एक चीज़ को सोच के कहेंगे कि यही रास्ते से हमको मंजिल मिलेगी। मैं तो आज के यंग जनरेशन को, लोगों को भी कहता हूँ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए कोई छोटा रास्ता भी आपको सफल बना सकता है। लेकिन ये सोच के बैठे कि हम यहीं जाएंगे तभी हम सफल होंगे, मतलब ऐसा भी सोचा जाता है। मैं उसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन जीवन में अगर कहीं कोई रुकावट आए तो जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। नितिन जी, शुरू में तो आप आए 2 टर्म तो सबने यही कहा, आप सारे नेताओं को आप अंकल ही बोलते थे, जहाँ तक मुझे याद आता है, किसी को भैया बोलते थे। एक सिक्किम के प्रभारी बने आपको बनाया गया, युवा मोर्चा में रहे, देश भर में आप घूमे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे। छत्तीसगढ़ में ऐसी अभूतपूर्व जीत मिली इस बार कि प्रधानमंत्री भी आपकी पीठ थपथपा रहे थे।
तो क्या अब माने कि अब वो छोटा बच्चा अब बड़ा हो गया है? नहीं, मैं अपने काम से जो भी हूँ, लेकिन उम्र में और बाकी के व्यवहार में हमेशा अपने आप को नॉर्मल रखना चाहता हूँ। पार्टी ने भरोसा दिया और छत्तीसगढ़ जैसे प्रांत पे जहाँ हम लोग जब जाते थे तो लोग अच्छा चलो ठीक है, अच्छा है, पार्टी का काम करते रहिए, मतलब एक तरह का संतोषजनक नहीं होता है, सेटिस्फैक्ट्री कंसोलेशन प्राइज मिलता था। लेकिन धीरे धीरे जो छत्तीसगढ़ में वातावरण था जमीन पर, वो निश्चित रूप से परिवर्तन का था। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों ने रिएक्शन को भुनाया और जनता ने जिस प्रकार से साथ दिया, वो परिवर्तन हुआ। और मुझे अपने लिए लगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पार्टी के एक बड़े नेतृत्व, खास करके माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद उसकी रणनीति बना रहे थे, और उस रणनीति के पार्ट बनकर काम करने का जो मुझे मौका मिला, तो मेरे लिए चुनाव को हमेशा नज़दीक से, चूँकि पार्टी ने कई बार अवसरों पर मुझे चुनाव में छोटे छोटे काम दिए, और उसी से सीख कर आज मैं ये पार्टी के इस काम को कर पाया हूँ। यानी हर चुनौती के लिए अब तैयार हैं, जो भी चुनौती पार्टी देगी? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, पार्टी का जो काम मिलता है उसको करेंगे, चुनौती हो या जिस प्रकार। एक और चुनौती नितिन जी बिहार में आ रही है। जन स्वराज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है और बहुत बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग उसमें आ रहे हैं, और एक बहुत बड़ी उन लोगों ने ऐलान भी कर दिया, बड़ा ऐलान की शराबबंदी खत्म कर देंगे। जो नीतीश जी ने इतने मोहक ऐलान वो लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना खतरा है मान रहे हैं कि अभी तो समय बताएगा। राजनीति के पिच पे जब आप उतरते हैं तो कई चीज़ें अभी समझ में आएंगी, आटा दाल का भाव। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इस उम्मीद के विषय को उन्होंने जागृत किया है, लेकिन उम्मीद को धरातल पर भी दिखना होगा। और जिस प्रकार से बड़ी बातें की जा रही हैं लोगों को जो एथी करने के लिए, खुद में उनके स्थिति में द्वंद्व है। कल तक जिसकी बात वो कर रहे थे, आज वो फिर उसकी अलग विरोध में है। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति या जो संस्था खुद में भ्रमित हो, वो बहुत दिशा दे नहीं पाता है। और मेरा तो ये मानना है अभी समय के साथ देखेंगे किस पद्धति में वो जाते हैं। लेकिन बिहार के जो विकास की बात जो हम लोगों ने की है, उस पर उनका क्रॉस चेक आता है, उस पर उनकी बातें कि ये चीज़ें सही और गलत है, तब तो हम उस पर जवाब देते। लेकिन उन्होंने अपना एक मॉडल नहीं, अभी एक विषय रखा है। मैं स्वागत करता हूँ। राजनीति लोकतंत्र में सभी लोगों को अधिकार है अपने क्षेत्र में आकर चुनाव लड़ने का। पहले भी उन्होंने कई प्रयास किए हैं और एक अपने तरीके से उन्होंने उसकी सफलता भी पाई है। अब तो राजनीति के जमीन पे आए हैं तो निश्चित रूप से 2-4 देखेंगे। नितिन जी, आपका कटाक्ष भी लगता है मनेर के लड्डू की तरह मीठा, सीधे सीधे कभी हमला नहीं करते, दुनिया भर में घूम रहे। चलो, एक सवाल, एक चिंता, हम लोग जब छोटे थे पटना में स्कूल जाते थे अपने, तो जब थोड़ी भी बारिश हुई तो जूते हाथ में, पैंट मोड़े हुए, पानी भर जाता था। अभी भी कई बार कंकड़बाग जैसे इलाके हैं, राजेंद्र नगर इलाका है, पानी भरने की बड़ी समस्या, जल जमाव की। वो बाढ़ नहीं होता है लेकिन बाढ़ की तरह दिखता है। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर लोगों का घर भर जाता है। ये बातें 19 में घटना घटी, उससे आप उसको जोड़ रहे हैं। लेकिन मैं दोनों ही विषय पे 19 के बाद से ऐसी स्थिति नहीं आई, भगवान न करे आगे कभी आए। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं उसके पीछे की जो थोड़ी जो कि पटना का ज्योग्राफी जो है वो है कटोरा नुमा है, तो यू हैव टू ऑलवेज ड्रेन आउट वाटर आपको निकालना पड़ता है। अभी जो पटना में बड़े पैमाने पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान बने और सभी जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज योजना बनी है, उससे बड़े पैमाने पे हम उन इलाकों का पानी निकालते हैं, चाहे राजेंद्र नगर हो, चाहे कंकड़बाग का इलाका हो, पुराने जितने हमारे एरिया है उससे पानी निकाल। लेकिन सेम टाइम ये सारे कनेक्शन सब हो गए हैं। अभी हम लोगों ने सभी जो ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन है सबको हम लोगों ने आईसी से जोड़ दिया है। 24 आवर मॉनिटरिंग सिस्टम होती है। वो लापरवाही जो हुई उसका नतीजा हुआ था कि हम लोग उस बार 19 में डिबैकल हुआ, लेकिन उसके बाद से जो भी इलाके हैं उसको हम लोग 24 घंटे के अंदर पानी निकालने में सफल होते हैं। और जो प्रोन इलाके हैं, जो डाउनफॉल इलाके हैं, उन्हीं में हम लोग को दिक्कत आती थी, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करके निकाल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पटना की तस्वीर बदलेगी। अब तो पटना टोटल सेग्रीगेशन के मॉडल पे जा रहा है। घर घर से हम कूड़ा भी ले रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप भी अपने घर में डस्टबिन रखिए। और एक बड़ा अभियान शुरू हुआ है नगर विकास विभाग की तरफ से पटना नगर में। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में स्वच्छता का यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, उससे इस स्वच्छता के साथ साथ हम लोग इस पानी जल जमाव को भी मुक्ति पाएंगे। आखिरी छोटा सवाल, छोटा जवाब नितिन भाई,
2025 चुनाव की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, लोग यात्रा करना शुरू हो गए हैं। जवाब ये चाहिए, यही गठबंधन, यही नेता सब बरकरार रहेंगे अगले चुनाव तक और चुनाव के बाद भी? बिहार का विकास इसी पटरी पर चलता रहेगा और नेता हमारे नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस काम को सफलता तक पहुंचाएंगे। और 2025 में जो नीतीश कुमार जी ने सपना देखा है 200 के आंकड़े को पार कराने का, एनडीए गठबंधन 200 के आंकड़े को पार करेगी। चलिए, शुभकामनाएं नितिन जी, और न्यूज 18 आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर कुछ पल के लिए और बने रहें। अब मैं अनुरोध करूंगी कि न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल मंच पर आएं और नितिन जी को धन्यवाद दें।